Hello, dear students. Welcome to lecture number 3 of nuclear physics. आज हम बात करने जा रहे हैं फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन और इसे वुड सेक्शन भी बोलते हैं। वुड सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसे बोलते हैं। तो इसके बारे में आज थोड़ा देख लें कि ये क्या होती है। देखिए, पहली अगर बात करूँ इस पे, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैं ऐसे लिखूँगा, एक मिनट। ये बात करूं रेडियल डिपेंडेंस suitable for maximum radial dependence suitable for maximum and heavy nuclei and heavy nuclei। रेडियल डिपेंडेंस जो होता है, जो रेडियल इसका जो है वो हैवी न्यूक्लियाई के लिए है, लाइट न्यूक्लियाई के लिए नहीं है। नॉट फॉर लाइट न्यूक्लियाई, ये लाइट न्यूक्लियाई के लिए नहीं है, हैवी न्यूक्लियाई के लिए है। और इसे मैं अगर फार्मूला वाइज देखूं तो ये होता है रो इज द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस ई टू द पावर आर माइनस ई बाई ए। मैं सिर्फ फार्मूला पे ही जाऊंगा, डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। फार्मूला बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं फार्मूला ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब भी याद कीजिए कि फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा हैवी न्यूक्लियाई के लिए है, लाइट न्यूक्लियाई के लिए नहीं है। और इसमें जो आर है, एक मिनट, इसमें जो आर है तो आर है, आर इज द, आर जो है वो डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी जो होता है, मैं बताया, चार्ज डेंसिटी जो है इन न्यूक्लियाई में, चार्ज डेंसिटी जो न्यूक्लियाई में है वो कांस्टेंट होता है ना। और ये जो है मैंने पहले भी बताया कि ये लाइट न्यूक्लियाई के लिए नहीं है, ये हैवी न्यूक्लियाई के लिए है, ठीक है। इतना चीज़ है, बस फार्मूला ध्यान दीजिएगा। अगर फार्मूला ही पूछ दिया तो बस ये क्या होता है वो मैं देख लूँगा, वो मैं बता दिया आपको कि ये चार्ज डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियाई का वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, आगे बता दूँ। आगे एक मिनट, आगे क्या पेन, ये हाँ, आगे मैं अब ये तो बता दिया। अगर आगे देखूँ तो मैं थोड़ा वो बात होगी। और मैं अब अल्फ़ा रे बीटा रे नहीं, उससे पहले मैं एस्टॉन रूल बता दूं और पैकिंग फ्रैक्शन थोड़ा बता दूं, ठीक है।
एस्टन रूल एंड पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ये थोड़ा एक मिनट देख लीजिएगा, मैं भूल गया था यार इसे बताना, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि 1919 में वो स्पेक्ट्रोग्राफ डेवलप किया गया था, तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एटॉमिक मास जो है वो वेरी क्लोज टू होल नंबर के वेरी क्लोज होता है, विच इज एक्चुअली द मास नंबर ऑफ एटम, जो वो मास नंबर ऑफ एटम का होता है। ठीक है, मैं अगर यहाँ बात करूँ कि फॉर ए लेस देन 120 और ए ग्रेटर देन 180, है ना, तो इसमें देखिएगा आप लोग कि एटॉमिक मास जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन ए, ये मतलब मास नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, ए अगर 120 से छोटा है और 180 से बड़ा है ना, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि मास नंबर जो है वो एटॉमिक मास से बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर 20 अगर ये हो 20 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तब ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई कहा जाता है। इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई इसे कहते हैं। और इसमें एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास इसमें होता है वो स्मॉलर होता है, स्लाइटली स्मॉलर, GHT, स्लाइटली स्मॉलर देन ए से छोटा होता है। तो राइटिंग खराब है लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया, और इसी डिपार्चर को, मतलब ये जो रेंजिंग है जो मैंने बताया, इसी डिपार्चर को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं ना। देखिएगा, दिस डिपार्चर इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, है ना। मास डिफेक्ट को हम लोग लिखते हैं डेल्टा एम से, और डेल्टा एम क्या होता है, MA - ए। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आगे ये जब बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा, जिसका यूज़ है एटॉमिक मास। MA हो गया एटॉमिक मास, और ए हो गया वो है मास नंबर। ठीक है, तो इतना चीज़ मैंने आपको बताया। अब थोड़ा पैकिंग फ्रैक्शन पे देख लो, देखिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन ज़रा देखिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग F से डिनोट करते हैं, और F इज इक्वल टू होता है डेल्टा M बाई ए। ठीक है, डेल्टा M बाई ए। ठीक है, अगर F लिखूँ तो डेल्टा M क्या है, मास डिफेक्ट है। तो मास डिफेक्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MA माइनस M बाई ए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये एक हो गया, या और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक मिनट यार, ये ना है यहाँ पे ए है। ठीक है, F इज इक्वल टू
एफ इज इक्वल टू, मैं एम ए बाई ए माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई किया और आगे सिंप्लीफाई करूँ तो मैं एम ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस एफ, ये भी लिख सकता हूँ। सारे अलग अलग फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बस अलग अलग फॉर्म है। मैं बस इधर ला दिया और ए को इंटू कर दिया तो एम ए का वैल्यू निकल गया। एम ए मैंने बताया, एम ए क्या है, एम ए है एटॉमिक मास, ए है मास नंबर और ये मास डिफेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। चलिए एक और देख ले, ये देखिएगा, मैं बताऊँ अगर कि ए, अरे यार क्या हो गया है आज, हाँ, ए जो है वो 20 से छोटा है एंड ये जो है 180 से, तो क्या हो गया यार, 180 से बड़ा है ना। तो इसमें होता है एफ जो है, एफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा एज ए में जो है वो ए से बड़ा होगा। ठीक है, और फॉर 20 से अगर बड़ा है और 180 से छोटा है तो एफ जो है वो नेगेटिव हो जाएगा एंड एम ए जो है वो ए से छोटा हो जाएगा। इसमें विद सम एक्सपेक्टेशन भी लगेंगे, इसमें सम एक्सपेक्टेशन भी लगेंगे। ठीक है, ये पैकिंग फ्रैक्शन मैंने बता दिया आपको। अब मैं देखिए, अब यहाँ पे 3 चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, पहले मैं सोचूं, पहले वो बता दूं, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो पहले वो 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है, तभी सिलेबस जल्दी जल्दी आगे करना है ना सिलेबस। तो मैंने पहले अल्फ़ा डी के, बीटा डी के और गामा डी के, या फिर पहले पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है और गामा पार्टिकल क्या है, मैं वो देख लेता हूँ पहले, है ना। अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा रे जो है ना वो, तो मैं थोड़ा उसमें थोड़ा बता दूं आपको, देखिएगा। अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, देखिए अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं तो मैं बता देता हूँ, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन BHU के एंट्रेंस में आते हैं। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव होता है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग, ये अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग, अल्फ़ा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, अल्फ़ा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, और इसको 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बोला जाता है। ठीक है, इसको 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है बोला जाता है। ये वाला आपको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, 2 यूनिट पॉजिटिव इसे बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ूँ, वेलोसिटी की बात कर लूँ। वेलोसिटी जो है उसका रेंजिंग होता है 1.4 इंटू 10 टू, क्या हो गया यार, इंटू 10 टू द पावर 7 टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, इसका रेंजिंग है वेलोसिटी का। आगे वेलोसिटी बता दिया। चलिए अब मैं एनर्जी पावर बात करूँ। देखिए अल्फ़ा से
आयोनाइजिंग पावर इसका बड़ा है 100 टाइम्स बीटा से, ठीक है। और अल्फ़ा का जो आयोनाइजिंग पावर है गामा से वो 10,000 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, 10,000 टाइम्स बड़ा है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड होता है। स्कैटर्ड बाय हैवी न्यूक्लियस, स्कैटर्ड बाय हैवी न्यूक्लियस, जैसे कि मैं गोल्ड लिख दूँ, गोल्ड से हैवी न्यूक्लियस स्कैटर हो सकता है, ठीक है। और मास मास बता दो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है, देखिए m इज इक्वल टू जो होता है ना अल्फा पार्टिकल का, वो होता है 4 टाइम्स हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर आ गया तो बस ऑप्शन टिक कर देना और कुछ नहीं। ये हो गया अल्फा पार्टिकल के बारे में, मैंने कुछ आपको बता दिया, ठीक है। अल्फा रेज, अरे सॉरी, ये अल्फा रेज के बारे में बताया मैंने, अल्फा रेज है ये। अल्फा रेज है, ठीक है। चलिए आगे लेता हूँ बीटा रेज, ठीक है। बीटा रेज को हम लोग निगेटिव चार्ज बोलते हैं। क्या हो गया यार पेंसिल में आज, निगेटिव चार्ज इसे बोलते हैं, ठीक है। बीटा रेज को निगेटिव चार्ज बोलते हैं। जैसे ये आइडेंटिकल विथ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं इसको, आइडेंटिकल विथ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और आयोनाइजिंग पावर की बात करो, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आयोनाइजिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो आयोनाइजिंग पावर इसका लो होता है, ठीक है। मैंने बताया, रेंज मैंने बता चुका हूँ पिछले अल्फा रेंज में। और इसका जो रेंज होता है, रेंज जो है वो लार्ज है, रेंज लार्ज है, ठीक है। ये भी डिफ्लेक्टेड होता है, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड होता है। पेनिट्रेटिंग पावर की बात करूँ तो अल्फा रेस से इसका ज़्यादा होता है बीटा रेस का पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। और E/m रेशियो ये इम्पोर्टेंट है। E/m रेशियो जो होता है वो कैथोड रे के बराबर होता है, कैथोड रे के बराबर। इतना चीज़ हुआ बीटा रेस के बारे में, ठीक है। अब गामा रेस के बारे में थोड़ी बात कर लूँ। गामा रेस, है ना, इसे हम लोग EM वेव बोलते हैं, EM वेव, ठीक है। EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है फॉर शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। EM रेशियो है, EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, ठीक है। अगर रेंज की बात कर दूँ तो इसका रेंज जो होता है 0.005 से लेके 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जो होता है। एनर्जी इसकी बात करूं
एनर्जी जो होता है वो वेरी लार्ज एनर्जी इसका बहुत ज़्यादा होता है, एमईवी में होता है। क्या हो गया यार आज इसको। एमईवी में होता है, ठीक है। और ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ट्रैवल वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ये चलता है, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर का अगर मैं रेंज दे दूं दोनों तीनों का, पेनिट्रेटिंग पावर के अगर मैं रेंज ही दे देता हूँ तीनों का, याद करने में अच्छा, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये है, ठीक है। गामा का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगा, फिर बीटा का, फिर और अल्फ़ा का, ठीक है। और ये न्यूट्रल होता है, मैंने आपको नहीं बताया, ये न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये न्यूट्रल है। चलिए ये हो गया ना। तो जब न्यूट्रल है तो मैं लिख सकता हूँ कि नॉट अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी रहे, इसको कोई मतलब नहीं होता वैसे ही, लेकिन डिफेक्टेड होगा कहाँ पे, अगर कहीं तो डिफेक्टेड होगा। मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिफेक्टेड नहीं हो रहा है तो कहीं तो डिफेक्टेड होगा, तो डिफेक्टेड बाई क्रिस्टल लाइक एक्सरे में ये डिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। ये मैंने बताया आपको। ये न्यूट्रल होता है, जैसे कि अल्फ़ा हो गया वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, बीटा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और गामा न्यूट्रल है, ठीक है। एक खास पॉइंट मैं बता दूं कि अगर देखिएगा, मैं देखिए इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड अगर है वो तब मैं बताया। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो देखिए, इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल इंटरचेंज हो जाएगा। अल्फ़ा पार्टिकल निगेटिव डिफ्लेक्ट करेगा, हाँ, कहीं निगेटिव चार्ज हो रहा है तो उधर चला जाएगा, और बीटा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये मैंने एक बता दिया इसके बारे में, ठीक है। और मैं अब अल्फ़ा रेस को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये तो शॉर्ट टर्म होगा ना, अब अल्फ़ा रेस के बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, मैं अच्छे से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ब्लू कलर से लिखूँगा। देखिए, एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लूँ, ठीक है। एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूँ तो इसमें ई एंड एम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो है फील्ड जो है,
चार्ज होंगे, ठीक है। एक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूँ तो ये ई एन एम जो है वो रेस्पेक्टिवली चार्ज हो अपना, ठीक है। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जब मैं निकालूँ तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर मैं लिखूँ तो मुझे ऐसे ही लिखना होगा, बी ई वी, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये हो गया। और मैं इसी को अगर सिंप्लीफाई कर दूं, मैं फार्मूला डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला बस याद होना चाहिए। कंपटीशन एग्ज़ाम में फार्मूला से मतलब होना चाहिए, डिराइवेशन आप लोग बाद में पढ़िएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा क्या, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। उसी तरह मैं डिफ्लेक्शन की बात करूं, डिफ्लेक्शन डी, डिफ्लेक्शन जो है वो ई बाई एम वी स्क्वायर होगा, ठीक है। एक जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो ये हो गया एक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया। ये डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट इसको बोलते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट इसे बोलते हैं। और ये अल्फा इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये मैग्नेटिक फील्ड में मैंने निकाला मास, ठीक है। अब ई बाई एम रेशियो देखते हैं, ई बाई एम रेशियो, डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम, देखिए ई बाई एम रेशियो जो है अल्फा पार्टिकल का, ई बाई एम जो अल्फा पार्टिकल का होता है वो 4.82 इंटू 10⁻⁷ C/kg, ठीक है, ये होता है, ठीक है। एस्टिमेट चार्ज की बात करूँ, एस्टिमेट चार्ज जो है वो E इज इक्वल टू 3.19 इंटू 10⁻⁻19 C कूलम होता है। ये अल्फा पार्टिकल का एस्टिमेट चार्ज है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो पता ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻9 10⁻⁻19 है ना, कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। अगर मैं देखूं तो एस्टिमेट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ट्वाइस है, दुगना है, ठीक है। उसी तरह ये जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो ई बाई एम रेशियो होता है। और उसी तरह मैं अगर निकालूं 3.19 इंटू 10⁻⁻19 बाई ई बाई एम में क्या था, 4.82 इंटू 10⁻⁷, तो इसका वैल्यू आएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब मैं कितना हो गया, अब मैं हाइड्रोजन से बताऊँ, अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखूँ, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखूँ तो देखिएगा
वॉल्यूम के स्पेक्ट में लिखा होगा, मैं एम बाई एम एच अगर लिखूँ तो वही करना है, कुछ नहीं, बस 6.62 जो वैल्यू आया है इंटू 10⁻⁻27 बाई एम एच जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है, तो ये 4 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैंने पिछले सेशन में बताया था m इज इक्वल टू 4mh, तो ऐसे आया, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था ना, ये देखिए ये वाला, तो वैसे ही यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि ऐसे ये वैल्यू आएगा। m इज इक्वल टू 4mh, हाइड्रोजन के 4 होता है। ठीक है, अब आगे बताऊँ तो रेंज जो है, रेंज है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, और रेंज तो मैंने बता दिया, और रेंज जो है वो डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एनर्जी पर डिपेंड करेगा, जो उससे इनिशियल एनर्जी उस पर डिपेंड करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ गैस के और प्रेशर ऑफ गैस के, याद रखने वाली बात होनी चाहिए। और मैं लास्ट लूँ तो एक होता है गाइगर लॉ, GEI, क्या हो गया यार आज, GEIGER, गाइगर लॉ बताता है। तो ये रिलेशन बिटवीन रेंज एंड वेलोसिटी, इसका डेरिवेशन पर नहीं जाऊंगा, बस बता दो थोड़ा मोड़ा। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड वेलोसिटी, इसमें आर जो है, रेंज जो है वी के प्रोपोर्शनल होता है, वी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ये जाइजर लॉ है। ठीक है, अगर रेंज एनर्जी रिलेशन में लिखूँ, रेंज एनर्जी का रिलेशन लिखूँ तो रेंज रिलेशन में मैं इसका रिलेशन जो होता है, ई जो है वो प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, एनर्जी जो है वो वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा। और ये अगर आर की बात करूँ रेंज की, तो वो BE 3/2, इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। BE 3/2 जो, इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूँगा जब बाइंडिंग एनर्जी बताऊँगा तब। ठीक है, और ये हो गया। और ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा था जहाँ तक मुझे याद है BHU में, वो है जाइजर न्यूटन लॉ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस इसका फार्मूला पूछा था। तो लॉग लेमडा इज इक्वल टू A प्लस B लॉग R।
ये होता है, ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले ही बताया। या log 10 लैम्डा इज इक्वल टू सी प्लस डी टी का पावर -1/2। ये हो गया, दोनों एक ही है, ठीक है। गैजर न्यूटन ऑफ मैंने बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी जो है, अच्छा एक और पेज ले लेता हूँ। मैं देखिए अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ई जो होती है, उसके बारे में मैं थोड़ी बता दूं। ये क्या होता है, ये E इज इक्वल टू, बस मैं फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी, और हाफ ये बड़ा M है, ये भूलना नहीं है आपको, बड़ा M और बड़ा V है, वो स्क्वायर है, ठीक है। तो जब ये मैं लिखूँगा तो आगे की लाइन में मैं ऐसे इसे लिखूँगा, हाफ mv² प्लस हाफ M, और V को mv²/m का होल स्क्वायर, ठीक है। हाफ mv/m का होल स्क्वायर, ठीक है। बस वही आएगा, इसको बस अलग करके लिखा है और कुछ नहीं, बस वही है। तो डायरेक्ट अगर मैं फार्मूला की बात करूँ, डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट फार्मूला की बात करूँ तो हाफ, क्योंकि डेरिवेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, फार्मूला बस याद होने चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। हाफ mv² प्लस 1 प्लस m/m, ठीक है। ये होता है, तो कोई आपसे पूछे अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या होता है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला ये है, E इज इक्वल टू हाफ mv², और ये देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी का मल्टीप्लाई है। एक टर्म था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इनटू 1 प्लस m/m, जो मैंने लिखा है ना, ये मतलब एक टर्म था। मैं आपको फिर से कभी डिटेल में दूंगा जब आगे क्वेश्चन बनाऊंगा तब। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला होगी Br। अगर आप कोई बुक देखिएगा ना तो उसमें ये डेरिवेशन होंगे, लॉन्ज और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं ये आपको, लेकिन आप ये मैं बताऊँ चाहूँगा कि आप इसे याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर डायरेक्ट का फॉर्मूला ही पूछ दिया तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये है अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी बता दिया, और पोटेंशियल एनर्जी का मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक टर्म बता दो कि ये Z-2 जो है वो क्या है। तो Z-2 जो है वो एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर निकलाई है। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि डॉटर निकलाई और बाइंडिंग निकलाई क्या होता है, जब बाइंडिंग एनर्जी में बताऊंगा तब का ये कॉन्सेप्ट है। बस अभी आप लोग इसे देख लीजिए, डॉटर न्यूक्लियस। मैं अभी आगे बताऊंगा, मैं जब बाइंडिंग एनर्जी पर पहुंचूंगा तो मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है, ये डॉटर न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, ये अल्फ़ा रे, में मैंने आपको पहले बताया, मैं थोड़ा समरी कर दूं। अल्फ़ा मैंने बताया कि ये जो मैंने बताया, पहले तो मैंने बताया कि एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जब मैंने ई बाई वी एम वी जो मैं निकाला, वो मास जो मैंने निकाला, तो ये आया एम वी स्क्वायर बाई आर, ये आया। ये सब बस आप लोग ये भी फॉर्मूला याद रखिए। मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाऊँगा, जब मैं डीप में जाऊँगा, तो मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाऊँगा। लेकिन अभी आप लोग को मतलब उतना नहीं जाना चाहिए कि ये मैंने क्या लिखा है, कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने जो डिफ्लेक्शन लिखा है, उससे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं है, बस जानना था तो मैंने बता दिया। दूसरा, मैंने ई बाई एम रेशियो जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो रेशियो आया है वो 4.8 × 10⁻⁷, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जो मैंने बता दिया वो इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने ये टिक लगा दिया, इंपॉर्टेंट, सॉरी, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते जाइएगा। एस्टिमेटेड एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप लोग पता ही है क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि एस्टिमेटेड एनर्जी कितने की इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने जो डिराइव कराया, मैंने बोला था, मैंने पिछले बार जब अल्फा रे बता रहा था, उसमें ये टर्म आया था m = 4 mh, तो मैंने बोला था कि मैं आगे इसको बताऊंगा ये कैसे आया। मास ऑफ 4 × मास ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, तो मैंने यहाँ बता दिया कैसे आया। अब आगे मैंने रेंज की जो मैंने बात की, तो रेंज जो होता है वो डेंसिटी ऑफ गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और प्रेशर ऑफ गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एनर्जी पर ये डिपेंड्स करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पॉइंट लिखा है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग को इसका बेनिफिट मिलेगा जब अपने क्वेश्चन लिखेंगे तो। और ये गाइगर लॉ, इसका रिलेशन बताया, रेंज और वेलोसिटी में इसका रिलेशन होता है आर प्रोपोर्शनल टू वी क्यू। रेंज एनर्जी रिलेशन का जो मैंने रिलेशन बताया, ये अभी आप लोग इसे एक मिनट अभी छोड़ दीजिए, ये आप लोग अभी छोड़ दीजिए, ये उसको मैं बाद में बताऊंगा, इसे अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। इसे अभी आप लोग छोड़ दीजिए। हाँ, ये हो गया। फिर ये इम्पोर्टेंट है, लेमडा है ये, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था BHU में, तो मैंने सोचा कि ये दोनों फार्मूला मैंने लिख दिया। ये इंपॉर्टेंट है, लॉग लेमडा = a + b log r, और लॉग 10 बेस 10 में है तो c + dt 1/2 है, 1/2 है ये। तो ये डिफ्रेंशिएट करके आया है, मैं बताऊंगा, इसका भी डेरिवेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है ये पहले, लेकिन आप लोग समझ लीजिए क्या है, मैंने वो बता दिया। और आगे अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ये मुझे टर्म याद नहीं आ रही है कि ये इसे बोलते हैं, मुझे फार्मूला बस याद था, और ये कैसे आता था वो मुझे ये याद था, तो मैंने वो बता दिया। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अब यहाँ है ना, मतलब जब एक्सपेरिमेंटल आप देखिएगा, जब एक्सपेरिमेंट आप लोग कीजिएगा तो पता चलेगा कि कैसे आता है। लेकिन ये सब बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इनटू कुछ बोलते हैं इसे, मुझे फार्मूला बस याद था, मैं आगे की क्लास में इसे बताऊँगा क्या होता है ये। और ये पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, 2 × z-2 e² 4πε0r, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा कि ये z-2 को जो मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ये क्या है, वो मैंने आपको बोला कि बाइंडिंग एनर्जी मैं चालू करूँगा, उससे स्टार्ट करूँगा, तो उसमें मैं बताऊँगा कि पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई क्या होता है, वहाँ पर ये समझ में आएगा। अभी बस फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, जब मैंने क्वेश्चन कराऊँगा तो आपको हेल्प हो मिलेगी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का एक मस्त क्वेश्चन आया हुआ था, जो मतलब जनरली अगर आप बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो वो नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आप सिर्फ फॉर्मूला लगाने से भी नहीं होते, कुछ उसमें अलग दिमाग लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको मैं आपको बताऊंगा जब बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाऊंगा, तब कल हो सके तो बाइंडिंग एनर्जी ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 3 था, आप लोग इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, जितने फार्मूला बताए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, मैं श्योरली बता रहा हूँ, आपको बेनिफिट मिलेगा इतने चीज़ की, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।